स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम न्यू टॉपिक के साथ न्यू लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम नक्सलाइट मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि नक्सलिज्म होता क्या है एंड जो नक्सलाइट मूवमेंट थी वो हुई क्यों एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहा है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स हैं वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मिल चुका है देन आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक बेहतर कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम्स के अंदर लिखने के लिए। इस टॉपिक के मैं हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर सकता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो समझ नहीं आते हैं क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल के आते हैं जो कि उनको रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैंने ये जो डिजिटल पीडीएफ है, डिजिटल नोट्स हैं, वो अपने खुद के हाथ से टाइप करके यहाँ पे लिख के आपके सामने लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम 6 से लेके 7 डायमेंशंस के अंदर, मे बी 6 डायमेंशंस रहेंगे। जिसके अंदर हम पहले ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि नक्सलिज़्म का मतलब क्या होता है, नक्सलाइट मूवमेंट क्यों उभर के आई। फिर उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन को देखेंगे कि नक्सलिज़्म हमें क्यों देखने को मिला और ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो कारण रहेंगे या जो रीज़न्स या काज़ेज़ की अगर मैं बात करूँ, उनको हम थर्ड डायमेंशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ डायमेंशन के अंदर हम ये समझेंगे कि जो नक्सलिज़्म है या जो नक्सलाइट मूवमेंट्स उभर के आई हैं, इनका इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है। एंड उसके बाद हम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं जिसकी वजह से जो नक्सलिज़्म है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। एंड फिर उसके बाद हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि आज के टाइम पे हमें नक्सलिज़्म किस तरह का देखने को मिलता है? क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है या अभी भी प्रेज़ेंट है? फिर उसके बाद कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को एंड कर देंगे। लास्ट में जो आपको नोट्स एट ग्लैंस जो देखने को मिल रहा है, इसमें आपके लिए शॉर्ट नोट्स पुट किए गए हैं। यहाँ से आप एग्ज़ाम्स के अंदर जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब आप रिवाइज़ करके जा सकते हो। एंड ये जो पीडीएफ है इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आफ्टर वॉचिंग लेक्चर, तब आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एंड जब आपको जब आप इस नोट्स की या इस पीडीएफ की रीडिंग लगाओगे तब आपके दिमाग के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो बैठ जाएँगी लाइन बाय लाइन। तो शुरुआत करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पे हम समझेंगे कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो क्या थी। नक्सलाइट मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसको एज़ अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म मूवमेंट के तौर पे भी देखा जाता है। पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये रहा हमारा पेन। तो नक्सलाइट मूवमेंट जो है उसको एज़ अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म मूवमेंट भी कहा जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि कहीं भी इनइक्वालिटी ना हो, सभी जगह पे इक्वालिटी एस्टेब्लिश्ड हो। वो सोशलिज़्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये जो नक्सलाइट मूवमेंट थी वो एक रेडिकल रिस्पॉन्स था। किस चीज़ को लेके? क्योंकि हमें इंडिया के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती थी, उसके रिस्पॉन्स में हमें नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिलती है। साथ ही जो लैंड का इनजस्टिस था और साथ ही जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज़ेशन था, इन चीज़ों के टर्म्स के अगेंस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिलती है। अब इन टर्म्स को समझो, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी इनइक्वालिटी जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं बात करूँ सोशियो इनइक्वालिटीज़ की, जैसे एक अपर कास्ट का व्यक्ति और एक दलित समाज का व्यक्ति, उसके बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं दैट इज़ नोन एज़ सोशियो इनइक्वालिटीज़। एंड अगर मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करूँ, मतलब कि जो आर्थिक तौर पे, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही डेवलप कर चुके हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। एंड ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है इसको हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं, जिसको हम आर्थिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। एंड जो लैंड इनजस्टिस था, इसकी खिलाफ भी हमें जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? क्योंकि जो लैंड इनजस्टिस है उसको इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों के पास जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। एंड कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं देखने को मिलती थी, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं देखने को मिलती थी। एंड वो जो गरीब तबके के लोग थे वो उस लैंड के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर काम करते थे, जो कि हेड की जाती थी एक लैंड बिल्डर के द्वारा, जहाँ एक जो ठेकेदार टाइप का इंसान होता है उसके द्वारा वो हेड की जाती थी।
लेकिन जब उसके अंदर जो बाकी के पीजेंट्स लोग थे वो काम करते थे तो उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जाता था। वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं था, या उनको वेजेज़ जो थी वो कम दी जाती थी, या उनको कभी भी उस काम से निकाल दिया जाता था। इस तरीके की चीज़ों के अगेंस्ट हमें नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उससे अ, उससे क्या कर रहा है, उससे इन लोगों को एक्सप्लोर किया जा रहा था। मतलब कि जो स्टेट है, वो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बना रही है, तो उन पॉलिसीज में इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता था, इन लोगों को साइड लाइन किया जाता था। एंड दैट्स वाई ये जो लोग थे वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको हम नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी नेम की बात करें कि क्यों नक्सलाइट मूवमेंट ही इसका नाम पड़ा, तो ये इसका नाम जो है वो एक गांव से पड़ा है जिसका नाम नक्सलबारी था, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है। 1967 के अंदर ये जो नक्सलाइट मूवमेंट हुई, वो समझ लीजिए कि एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थी, उसमें से ही एक कुछ सेक्शन के लोग थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, जो जिसके लीडर हमें चारू मजूमदार और कान्हू सन्याल सन्याल देखने को मिलते थे, जिन्होंने एक आर्म्ड अपराइजिंग को जो है वो स्टार्ट किया था। और वो किसके अगेंस्ट था? फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। मतलब कि जो ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें थी और उनके ऊपर जो थे वो फार्मर्स या पीजेंट्स काम करते थे और उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। और इस चीज़ को देखते हुए चारू मजूमदार और कान्हू सन्याल ने एक आर्म्ड अपराइजिंग, मतलब कि एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी इन लोगों के अगेंस्ट में। एंड व्हाट बिगन अ लोकलाइज्ड पीजेंट रिवॉल्ट सोन ग्रो इनटू अ वन फॉर्म ऑफ मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो लोकलाइज्ड पीजेंट रिवॉल्ट था, वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है एंड एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन जाता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन की बात करें, तो जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसकी हम रूट्स की बात करें, तो ये हमें एग्रीगेरियन डिसकंटेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। एग्रीगेरियन डिसकंटेंट का मतलब कि लोग जो थे वो सैटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, उनकी डिससैटिस्फैक्शन थी, इसको लेके नाराजगी थी, इस चीज को लेके, क्योंकि उनको जो था वो साइड लाइन किया जा रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब कि अगर मान लीजिए इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 1947 के बाद, ठीक है, अब क्या करना था हमें कि सभी लोगों का ख्याल रखना था, सभी लोगों के लिए पॉलिसीज हमें बनानी थी, सभी लोगों को जो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे थे उनका हमें ध्यान रखना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों के पास जो पॉलिसी सरकार बना रही थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बात करें कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लाई गई, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी जो सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बहुत सारी ऐसी सेक्शंस थी जो कि विलेजेस के अंदर थी, वो गरीब रह गई। जैसे हम ट्राइबल पीपल्स की बात करें या जो दलित कम्युनिटीज के लोग थे, वो डिप्राइव्ड रह गए लैंड ओनरशिप से लेके, चाहे उनकी फेयर वेजेस को लेके हो, चाहे उनके ह्यूमन राइट्स को लेके हो, तो ये चीजें उनको नहीं मिल पाई। ठीक है, समझ आया कि जो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया ने इनिशिएट किए, जहाँ सरकार ने इनिशिएट किए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सेक्शन रह गई जो कि बहुत ही ज़्यादा पोर रह गई, बहुत ही ज़्यादा गरीब रह गई, हमें रूरल एरियाज़ के अंदर, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली अगर हम उन 2 कम्युनिटीज़ की बात करें, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, चाहे वो दलित कम्युनिटीज़ हो, वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं। मतलब कि उनको जो लैंड ओनरशिप है वो नहीं मिलती पाती है। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको फेयर वेजेस नहीं देते थे, एंड उसी के साथ-साथ उनके जो ह्यूमन राइट्स थे वो भी वायलेट होते थे। ठीक है? तो इसके अगेंस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। इसको अलग-अलग फेजेज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें जो कि 1967 से लेके 1972 के बीच में रहती है। ठीक है? अगर आपको ये जो डेट्स हैं वो नहीं भी याद रहती हैं तो भी चलेगा। एग्ज़ाम्स के अंदर बस इतना पुट कर देना कि ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है और ये फेज़ 3 है। तो फेज़ 1 की बात करें, तो ये जो मूवमेंट थी वो नक्सलबारी अपराइजिंग से स्टार्ट होती है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था, हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। कौन-सा? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। It drew ideological inspiration from Mao Zedong theory of armed peasant revolution। तो ये जो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन इस मूवमेंट को मिला था, वो एक चाइना के एक व्यक्ति जिसका नाम था माओ ज़ेडोंग, ठीक है? उनकी जो थ्योरी थी आर्म्ड पीजेंट रेवोल्यूशन को लेके, उससे इनको जो था वो क्या कहते हैं उसको, इंस्पिरेशन मिला, जो कि वो जो माओ ज़ेडोंग थे, वो ये कहते थे कि जो पावर है, वो फ्लोज़ थ्रू द बैरल ऑफ द गन। मतलब ये एक ऐसे कोट ही समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये है कि जो अगर हमें पॉलिटिकल या सोशल चेंज लानी है, तो वो कैसे चेंज आएगी?
एक ब्लडी रेवोल्यूशन से, एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस से ये हम ला सकते हैं, या फिजिकल पावर के साथ या फिजिकल फोर्स के साथ हम ये चीज़ ला सकते हैं। तो इस सेंटेंस का, इस लाइन का मतलब यही है। ये जो लाइन लिखी गई है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, ठीक है? जो बैरल ऑफ गन का मतलब यहाँ पे यही है कि जो चेंज ला सकते हैं, जो पॉलिटिकल या सोशल चेंज हम ला सकते हैं, वो सिर्फ हम फिजिकल फोर्स और वायलेंस के साथ ही ला सकते हैं, ठीक है? तो वो इस चीज़ की बात करते थे हमारे माओ ज़ेडोंग, ठीक है? जो कि चाइना के एक व्यक्ति थे। फ़ेज़ सेकंड की अगर मैं बात करूँ, जो कि 1970 से लेके 1990 के बीच में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे चारू मजूमदार की इस बीच डेथ हो जाती है एंड सप्रेशन किया जाता है स्टेट के द्वारा। मतलब सरकार जो है वो इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो नक्सलाइट ग्रुप्स थे वो फ्रैगमेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो इमर्ज हो जाते हैं आंध्र प्रदेश के अलग-अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है? अब जो है वो नक्सलाइट, मान लीजिए नक्सलिज़्म जो था वो स्टेट के द्वारा सप्रेस कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमें कुछ जगह पे, जहाँ जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो उसके कुछ-कुछ हिस्सों में हमें फिर से ये जो नक्सलाइट पीपल्स है वो इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ या बिहार, छत्तीसगढ़ की बात करूँ, वहाँ पे हमें फिर से ये रीइमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं, वापिस लौटते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को भी इस्तेमाल करते थे एंड लोकलाइज़्ड मोबिलाइज़ेशन भी करते थे। मतलब कि जो लोकल पॉपुलेशन थी, उसको मोबिलाइज़ करने का काम करते थे, कि वो ये कहते थे कि आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपको स्टेट जो है वो नेग्लेक्ट कर रही है, हमारा इंडिया जो है वो देश नहीं है, हमारा ये अगेंस्ट है। तो इन सारी चीज़ों की जो गलत चीज़ें जो है वो उनके माइंड के अंदर डाली जाती थी, उनको माइंड वॉश किया जाता था। तब जाके उन लोकल पीपल्स को ये मोबिलाइज़ करते थे। एंड जो गुरिल्ला टैक्टिस है, इसका मतलब ये समझो कि मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आर्मी यहाँ पे जाती थी, तो आर्मी जब भी यहाँ पे इनको रोकने के लिए जाती थी, तो ये लोग क्या करते थे कि इन सबको पूरा घेरा मार के, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ये छुप जाते थे उन जंगलों के अंदर। एंड तब जाके क्या करते थे कि जब भी आर्मी इन पे जाती थी, या जो सीआरपीएफ के लोग यहाँ पे जाते थे इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, तब ये जो नक्सलाइट लोग थे, जो नक्सलिज़्म में विश्वास रखने वाले, या जो मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, जो कि इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन ही समझ लीजिए आप, वो इनको घेर के जो है वो मार देते थे। तो ये उनकी गुरिल्ला टेक्निक्स थी कि वो छुप जाते थे जंगलों के अंदर। एंड थर्ड फेज़ की अगर मैं बात करूँ, 2000 से लेके अब तक, द कंसोलिडेशन ऑफ सेवरल माओइस्ट फैक्शन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो क्या होता है कि कुछ जो माओइस्ट फैक्शंस वाले लोग थे, वो क्या करते हैं कि अपने आप को कंसोलिडेट करके एक पार्टी बना देते हैं, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट रखा जाता है, जो कि 2004 के अंदर बनाई जाती है। ये जो दिस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर कवरिंग अराउंड द 90 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट। तो ये जो मूवमेंट थी, वो हमें रेड कॉरिडोर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि जिसके अंदर हमें 90 डिस्ट्रिक्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो मूवमेंट थी, वो थर्ड फेज़ के अंदर हमें बहुत ही वाइड स्प्रेड लेवल के ऊपर जो है वो इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है, और ये 90 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। इन 90 डिस्ट्रिक्ट को एज़ अ रेड कॉरिडोर की तरह कंसीडर किया जाता था। अब आपको रेड कॉरिडोर समझना होगा। यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेबी आपको दिख जाए। तो यहाँ पे सर्च करते हैं रेड रेड कॉरिडोर, ठीक है? तो ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, ये जो, अगर मैं बात करूँ, ये जो रेड-रेड तरीके से ये जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ-साथ जो स्टेट्स को कलर किया गया है, ये सारा रेड कॉरिडोर कहलाया जाता था, और यहाँ पे हमें इन सभी जो नक्सलाइट मूवमेंट के जो निशान थे, या जो नक्सलिज़्म वाले लोग थे, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा कि रेड कॉरिडोर क्या है। तो ये 99 डिस्ट्रिक्ट्स को 90 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। और उसी के साथ अगर हम काज़ीज़ ऑफ मूवमेंट की बात करें कि हमें ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो क्यों देखने को मिलती है, तो पहला अगर मैं काज़ की बात करूँ, तो यो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थी, उसकी वजह से हमें नक्सलिज़्म उभरता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, भुखमरी जो थी, जहाँ जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमें देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, एंड जो एक्सेस था रिसोर्सेज़ का वो भी नहीं देखने को मिलता था। जो ट्राइबल एंड दलित पॉपुलेशन थी, उनके उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो जाता है फॉर द डिसकंटेंट, मतलब कि नाराज़गी के लिए, कि सरकार जो है वो इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी है, लेकिन सरकार फिर भी हमारी जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंटनेस है, जो जो हमारे रिसोर्सेज को लेके जो एक्सेस है,
वो नहीं दे पा रही है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो जाता है उनकी एक नाराज़गी के लिए। किनकी नाराज़गी के लिए? जो ट्राइबल और दलित पॉपुलेशन के लोग थे। ठीक है। सेकंडली अगर मैं काज़ेज़ की बात करूँ तो जो लैंड एलिनेशन फ़ील कर रहे थे वो लोग, क्योंकि माइनिंग हो रही थी, उसकी वजह से उनको जो डिस्प्लेसमेंट फ़ेस करना पड़ रहा था, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे, उसकी वजह से उनको डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वो डेप्राइव्ड फ़ील कर रहे थे। और साथ ही जो फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ लगाई जा रही थी आदिवासीज़ के लिए, उनके जो ट्रेडिशनल लैंड थे, वो जो उनसे छीने जा रहे थे, उनको और कोई कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में एक डिसकंटेंट इमर्ज हो जाता है, एक नाराज़गी, एक कह सकते हो कि एलिनेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो इस मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं और इसके शिकार हो जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनका हमें फेलियर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पंचायत की बात करें या लोकल गवर्नेंस की बात करें, वो एलिनेटेड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो यहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी और वो जो थे वो एलिनेट फील कर रहे थे। एलिनेट का मतलब क्या होता है कि आप एक अलग फीलिंग आपके अंदर इमर्ज हो जाती है कि ये जो लोग हैं, ये अलग लोग हैं और हम लोग जो हैं वो अलग लोग हैं। दैट्स व्हाई ये जो लोग हैं हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे और ना ही हमें कुछ दे रहे हैं। तो ये एक एलिनेशन की फीलिंग उनके अंदर इमर्ज हो जाती है। स्टेट का जो रिप्रेशन था, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नक्सलिज़्म है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। रिप्रेशन का मतलब ये है कि जब हम एक्सेसिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं पुलिस का या पार्लियामेंट्री फोर्सेस का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हुई देखने को मिली एंड डीपन द एंगर अगेंस्ट द स्टेट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में जो गुस्सा था गवर्नमेंट को लेके वो बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब उनको उनके फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे थे, उनको जेल में बांधा जा रहा था, उनकी क्या कहते हैं उसको डिटेन किया जा रहा था बिना किसी रीज़न के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मूवमेंट का काज बन जाती हैं। इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, इसको डिस्कस करते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट पोजेज अ कम्प्लेक्स डिलेमा फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारे लिए जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो एक कम्प्लेक्स डिलेमा डाल देता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को लेके। एक तरफ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनका फेलियर देखने को मिलता है, क्योंकि हम उन लोगों को ना ही जस्टिस डिलीवर कर पा रहे थे और ना ही इक्वलिटी दे पा रहे थे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटीजन्स थे वो डिसकंटेंट फील करते थे। एंड हमें क्या देखने को मिलता है दूसरे हाथ कि जो वायलेंट मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी फाउंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को, उसको एज अ चैलेंज इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो वायलेंट मेथड मतलब कि जो हमारा भी वायलेंट मेथड और जो नक्सलाइट वाले जो लोग थे उनका भी जो वायलेंट मेथड था, उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन थी, उसके लिए चैलेंज बन जाता है। साथ ही जो रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए चैलेंज साबित हो जाता है, क्योंकि जो माओइस्ट आइडियोलॉजी थी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो बुर्जुआज़ के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। बुर्जुआ मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ठीक है? एंड वो जो माओइस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग ये चाहते थे कि जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको रिप्लेस किया जाए। एंड वो कब रिप्लेस किया जाएगा? जब लोग जो है वो जंग पे उतर जाएँगे, जब पीपल्स वॉर जब होगी, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक बेहतर सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान रखा जाएगा। और ह्यूमन राइट वायलेशन भी जो है वो एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा था दोनों तरफ से, ठीक है? Guilty maoist through the target killings and intimidations and the state through the custodial violence, arbitrary arrest and fake encounters। तो मतलब कि अगर हम नक्सलाइट लोगों की बात करें, जो माओइस्ट लोग थे वो क्या कर रहे थे, टारगेटेड किलिंग कर रहे थे। मतलब कि जो सीआरपीएफ के जवान थे या जो बाकी के आर्म्स फोर्सेस थी, उनको जो है वो मारा जा रहा था। और साथ ही जब हम स्टेट की बात करें, जो अपनी गवर्नमेंट की बात करें, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि कस्टोडियल वायलेंस हो रहा था कि लोग पुलिस थी वो उन लोगों को अरेस्ट करके उनके साथ कस्टडी में रख के उनके साथ वायलेंस कर रही थी। और साथ ही बिना उनकी मर्ज़ी के, या जिसको हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो रहा था उनका, फेक एनकाउंटर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके बीच में एक डिसकंटेंट इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। एंड ये जो डुअल वायलेंस था सरकार की तरफ से और माओइस्ट लोगों की तरफ से, जो नक्सलाइट मूवमेंट के अंदर हिस्सा ले रखे थे, उनकी वजह से भी और जो हमारी जो सरकार की वजह से भी क्या हुआ कि जो सिटीजन थे उनका ट्रस्ट जो था वो इरोड हो गया।
डेमोक्रेटिक फेयरनेस के अंदर। तो ये हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को लेके। और जो डेवलपमेंटल बैकवर्डनेस थी, ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि जो कंटिन्यूअस वायलेंस चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उस जगह के अंदर जहाँ पे नक्सलिज्म हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे एजुकेशन उतने लेवल की डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस वायलेंस चल रहा था। साथ ही जो हेल्थ केयर है वो भी इतना डेवलप नहीं हो पाया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया, जिसकी वजह से वो जो एरियाज थे वो अफेक्टेड ही रह गए। और यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता हुआ देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट थी वो इंडियन डेमोक्रेसी को फोर्स करता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो क्या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंट करती हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, क्यों हम उनको जो है वो इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, क्यों हम उनको जो है वो जो अपने डिसीजंस है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो अराइज होती हुई देखने को मिलती है। क्वेश्चन जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक इंक्लूजन के ऊपर अराइज होता हुआ देखने को मिलता है इस नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ को लेके? यहाँ पे दो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी उनको डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ पे रखा जाता है उनको। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटी माओइस्ट यूनिट्स, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एंटी माओइस्ट यूनिट्स भी फॉर्म 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 की जाती है। एंड जो पुलिस थी उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाता है अंडर द समाधान डॉक्ट्रिन, ठीक है। जो उसके साथ साथ जो सेकंड अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे डेवलपमेंटल अप्रोच लाई जाती हैं, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, लाइक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एंड साथ ही जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर लाया जाता है। और इनका मतलब, इनका एम जो था वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके था, और साथ ही जो ट्रस्ट है गवर्नेंस के अंदर, उसको रिस्टोर करने को लेके था, कि जो गवर्नमेंट है वो वाकई में आपके लिए काम करना चाहती है, तो इस चीज़ को रिस्टोर करना चाहते थे। ये जो ट्रस्ट था वो लोगों के अंदर डेवलप करना चाहते थे। तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है नक्सलिज्म को लेके? इन रिसेंट ईयर द इन्फ्लुएंस ऑफ नक्सलिज्म जो है वो शार्पली डिक्लाइन हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उनका ये कहना है कि जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, वो पहले 96 हुआ करते थे, 90 के आसपास हुआ करते थे 2010 के अंदर। अब जो है वो 2024 के अंदर हमें 45 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ देखने को मिलते हैं, 45 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, विच इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ड्रॉपिंग बाई नियरली 70%। और जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते थे, जो नक्सलिज्म के द्वारा जो सीआरपीएफ जवानों को या आर्मी के जवानों के ऊपर जो वायलेंस हुआ करता था, वो हमें नियरली 70% से ड्रॉप होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ अभी 30% या इसके आसपास रहता है। रेड कॉरिडोर जो था वो श्रंक होकर सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा जैसी स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। लाइक अगर हम स्टेट की बिहार स्टेट की बात करें, या आंध्र प्रदेश की बात करें, या वेस्ट बंगाल की बात करें, तो ये जो माओस्ट एक्टिविटीज़ थी, इनसे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो रेड कॉरिडोर मैंने आपको समझा दिया कि जो इंडिया का जो ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था जो था, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट से या जो स्टेट्स थी, वहाँ पे हमें इन सारी मूवमेंट्स का हमें एक्टिविटी देखने को मिलती थी। कंक्लूजन के अंदर आप मेंशन करोगे, एक वे फॉरवर्ड दोगे, और साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि हमने ऊपर क्या डिस्कस किया, चाहे उसका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। नक्सलाइट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो नॉट मेरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, बल्कि ये मिरर है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के, इंडियन डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम था उसका फेलियर को, एंड साथ ही जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जो है वो इस चीज़ में फेल कर चुके हैं। जो कि वायलेंस है वो कैन नेवर बी जस्टिफाइड। The grievances that fuel it must be addressed. The real solution lies in the strengthening grassroots democracy and ensuring social justice and land reform and the transparent governance. तो रियल सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो अगर हमें इन सारी जो मूवमेंट्स से इनका हमें सोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड साथ ही हम जो गवर्नेंस है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बना सकते हैं, कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो मतलब कि जैसे हम इनकी बात करें, जो फ्यूडल लोग हैं, उनको हटा के हम सीधा बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बड़ी बनी रहे। जो इंटरमीडिएट लोग हैं वो पॉलिसीज़ का बेनिफिट ले जाते थे, और वहाँ तक जहाँ पे ये पॉलिसीज़ पहुँचनी चाहिए थी, जो स्कीम्स उनके लिए लाई जाती थी, वो उनके पास नहीं पहुँच पाती थी ड्यू टू द इंटरमीडियरीज। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को इंश्योर करना है। इन एसेंस द फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट द गन एंड द सिक्योरिटी ऑपरेशन, it is about winning heart, restoring faith in democracy and ensuring that every citizen feels seen, heard and वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो नक्सलिज्म का अगर हम एसेंस की बात करें,
ठीक है, एक फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन या गन्स को लेके नहीं है, मतलब कि वायलेंस को लेके ही नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि उन लोगों के हार्ट्स को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। उनके जो फेथ है, उनका जो विश्वास है डेमोक्रेसी के ऊपर, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं जो कि डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं, उनको हमें ये फील कराना है कि उनकी जो आवाज़ है वो देखी जा रही है, उनको सुना जा रहा है और उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। तब जाके हम इस जो प्रॉब्लम है नक्सलिज़्म का, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये जो नीचे नोट्स एंड ग्लिम्स दिए गए हैं, ये आपको दिख जाएँगे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो नोट्स के प्रिपेयर किए गए हैं, वो सिर्फ़ आपके रिवीज़न के लिए किए गए हैं कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तब आपके पास ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आप लिख सको। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है और जो आपके कोलीग्स हैं जो कि थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस के अंदर मेजर पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है वो ले रखे हैं।